फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। ठीक है, अब व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस की एज क्या होती है? ना ये बचपन होता है ना ये जवानी होती है। जिसको हम लड़कपन कहते हैं उसको इंग्लिश में एडोलेसेंस कहा जाता है। Adolescence is the transition from childhood to adulthood. It lasts from age 12 until the late teens or early 20s. जहाँ चाइल्डहुड आपका मिडिल चाइल्डहुड खत्म हुआ 12 साल की उम्र में, वहां से आपका एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है और वो रहता है लेट टीन्स तक या फिर अर्ली 20s तक। अर्ली 20s मतलब 20-21। ठीक है, ये लिटरेचर के हिसाब से हर किसी जो है रिसर्चर ने अपना जो है, कुछ लोगों ने इसको टीन्स पे खत्म कर दिया है, मतलब 19 इज द लास्ट एज ऑफ एडोलेसेंस, और कुछ लिटरेचर जो है वो आपका लेट टीन्स अर्ली 20s तक जाता है। Adolescence is full of opportunities for physical, cognitive, and psychosocial growth, but also of risk to health development. ये जो एज होती है ये बीइंग बचपन से बाहर निकल के अपने फिजिकल और कॉग्निटिव साइकोसोशल ग्रोथ के लिए ज़्यादा एक्सप्लोर करने के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसमें हेल्थ इश्यूज का भी हेल्थ डेवलपमेंट और हेल्थ इश्यूज का भी प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आता है। Risk behavior patterns such as drinking alcohol, drug abuse, sexual and gang activity, and use of firearms tend to be established early in adolescence. जब आप ट्रांजिशन स्टेज में होते हैं, बचपन से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, अभी पहुंचे नहीं है, जब रहे होते हैं, तब आप इस तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अपना गैंग एक्टिविटीज, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी गैदरिंग किस तरह की है, आपने अपना इन्वायरमेंट किस तरह का चूज किया है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आप पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ जाएंगे, और अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा तो आप जो है नेगेटिव जो है हैबिट्स की तरफ जाएंगे, जैसे ड्रग्स का यूज, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, या गैंग एक्टिविटी। बेसिकली गैंग एक्टिविटी एक गैदरिंग है, लेकिन गैंग एक्टिविटी को जैसे हम ने बात की थी कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ओवर जेनरस होना, गैंग एक्टिविटी ज़्यादातर फोकस करता है नेगेटिविटी की तरफ। वैसे जनरली टर्म गैंग एक्टिविटी इज अ गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन गैंग एक्टिविटी को अगर हम किसी चीज से रिलेट ज्यादा कर रहे हों तो वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल एडोलेसेंस में जो मेन फिजिकल चेंज आ रहा होता है वो आ रहा होता है प्यूबर्टी के हवाले से। प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है तो ये डिक्लेरेशन होता है कि अब एंड हो गया है, आपका बचपन खत्म हो गया है। The end of childhood. Puberty is the end of childhood. What is puberty? Puberty is triggered by hormonal change, which may affect moods and behavior. जैसे जैसे हार्मोन्स में चेंज आने लगता है, बॉडी जब ट्रांजिशन स्टेज में होती है और ये बचपन से निकल के जवानी की तरफ जो है मूव कर रही होती है, तो जो हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं वो हार्मोनल चेंज आपके बिहेवियर्स पे, आपके रिलेशंस पे अफेक्ट कर रहा होता है। Puberty takes about 4 years, typically begins earlier in girls than in boys. During puberty, both girls and boys undergoes an adolescent growth spurts. Primary sex characteristics enlarged and matured, and secondary sex characteristics appear. Puberty start तकरीबन 4 साल लेती है फुली डेवलप होने में। लड़कियों में प्यूबर्टी के साइंस जो हैं वो ज्यादा अर्ली, बॉयज की बनस्बत ज्यादा अर्ली नजर आ रहे होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, क्योंकि गर्ल्स के जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो जल्दी होने लगते हैं बनस्बत बॉयज के। अच्छा, प्यूबर्टी जो स्टार्ट हो जाती है वो होती है आपकी 12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप
12 साल की उम्र से जब स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप मेंशन नहीं कर सकते कि 12 साल की उम्र में सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा या 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में प्यूबर्टी के साइंस जल्दी आ जाते हैं और कुछ बच्चों में प्यूबर्टी के साइंस लेट आते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जो आपने पिछला जितना भी डेवलपमेंट का एरिया गुजारा, लाइफ स्पेन जितना भी गुजारा है, उसमें आ जाता है कि आपने किस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रोथ हासिल की है और किस तरह का न्यूट्रिशन लिया है। अगर जिस तरह आजकल देखा जाए तो गर्ल्स में 12 साल की उम्र से पहले ही प्यूबर्टी के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर कंपैरिजन की तरफ हम लोग चले जाएं, आज का बच्चा और जब हम छोटे थे, दोनों के एक तो बोल्डनेस ज्यादा हो गई है आज के बच्चे में। बोल्डनेस इस सेंस में जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह की बातें, अब जिस एनवायरनमेंट में बच्चे ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, अब जिस एनवायरनमेंट में वो डेवलपमेंट मतलब बड़े हो रहे हैं, वो बातें हमारे सामने हमारे बचपन में नहीं होती, ख्याल किया जाता था। लेकिन अब वही बातें जब बच्चों के सामने हो रही होती हैं तो वो हार्मोन्स जो हैं बॉडी में ज़्यादा जल्दी ट्रिगर्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो है हार्मोनल चेंजेस जल्दी नज़र आ रहे हैं लड़कियों में। ज़्यादा चेंजेस फोकस जो है वो गर्ल्स की होती हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस भी गर्ल्स को प्यूबर्टी के हवाले से रखा जाता है। वो बॉयज़ में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जिस तरह हेयर ग्रोथ है आजकल बॉयज़ की, जैसे हेयर ग्रोथ में जो है आपके दाढ़ी और मूंछों के बाल होते हैं, वो आना जब शुरू हो जाते हैं, लड़कों में आजकल कम ग्रोथ हो रही है। इस हवाले से एज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें तो जिस एज में शुरू हो जाना चाहिए उस एज में नहीं आ रहे होते लड़कों को कोशिश करनी पड़ रही है बड़ा दिखने के लिए। The principal signs of sexual maturity are productions of sperm for male and menstruation for female। ठीक है, लड़कों में जब स्पर्म की प्रोडक्शन होने लगती है तो ये मेन साइन होता है कि अब प्यूबर्टी पूरी हो गई है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है। Psychological effects of early or late maturations depend on how adolescents and other interpret the accompanying changes। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब रैपिड गेन इन हाइट एंड वेट, 4.1 to 3.5 इंचेस पर ईयर ग्रोथ हो रही होती है। गर्ल्स मेच्योर अबाउट 2 years अर्लियर देन बॉयज। वेट गेन मसल्स फॉर बॉयज, वेट गेन जो हो रहा होता है वो लड़के ज्यादातर मसल बल्क की वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है और लड़कियों में ज्यादातर फैट की डिपोजिशन हो रही होती है जिसकी वजह से वो वेट गेन कर रही होती है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस एडोलेसेंस डेवलपमेंट में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जिसमें आपकी ग्रोथ आ जाती है। प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, पीनिस की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लड़कों में जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उनकी आवाज में जो वॉइस चेंजेस आ रही होती हैं भारी होना शुरू हो जाती है, लड़कों की आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। एक पीरियड आता है जिसमें लड़कों की आवाज अच्छी नहीं लग रही होती घर वालों को, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेज होता है। वो आवाज उस वक्त डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में जा रही होती है। ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मतलब अंडर आर्म्स हेयर्स की ग्रोथ होती है। फेशियल हेयर ग्रोथ फॉर बॉयज की वो होती है जब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल्स, फेट ग्लैंड एंड एक्नी। ये दोनों के हवाले से है, लड़कों को भी होती है और लड़कियों को भी होती है एक्नी। ब्रेन डेवलपमेंट नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड अंटिल लेट एडोलेसेंट। ब्रेन जो है आपका स्टिल डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी भी उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेंजेस आते जा रहे हैं, अभी भी ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज इनकम्प्लीट हैं। ये जैसे जैसे आपके हार्मोनल लेवल जो है एक लिमिट तक पहुंचेगा, डिसाइड हो जाएगा कि इस साइकिल में इतना जो है हार्मोन रिलीज होना है, इसको इतना हार्मोन रिलीज होना है, तब तक ये जो एबिलिटीज हैं इनकी डेवलपमेंट
प्रोसेस में रहेगी. Explains why some seems inconstant in controlling emotion, impulses and judgment. Physical and mental health. Poverty or risk-taking lifestyles, especially girls, do not engage in regular vigorous physical activity, do not get enough sleep. Alcohol and tobacco are most popular drugs with adolescents and can lead to use of hard drugs. The prevalence of depression increases in adolescence, especially among girls. Leading cause of death among adolescents include motor vehicle accident, firearm use and suicides. अब जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ में चेंजेस आए हैं, आपका जो पॉवर्टी है वो रिस्क टेकिंग लाइफस्टाइल है, इसमें जो है वो जो इस एज के बच्चे होते हैं, इस एज में वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह उनका लाइफस्टाइल एकदम से चेंज होता है तो वो उनके लिए रिस्की होता है. लड़कियां जो होती हैं वो इस एज में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी और जो खेल वो पहले खेला करती थी भाग दौड़ के, वो भी कम कर देती हैं. तो फिजिकल एक्टिविटी की स्पेशली गर्ल्स के हवाले से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए उनका फैट डिपोजिशन ज्यादा हो रहा होता है और वो फैट डिपोजिशन कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो रहा होता है. इस एज के बच्चे, लड़के और लड़कियां ज्यादातर उनका स्लीप पैटर्न कम होता है क्योंकि वो और एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस्ड होते हैं. ये आपका ड्रग अब्यूज, ये किस तरह की आप ड्रग्स ले रहे हैं, ये आपका डिपेंड करता है किस तरह की इन्वायरमेंट में है आप ग्रोथ ले रहे हैं, तो आप किस तरह की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ. डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो डिप्रेशन लड़कियों में इस एज में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो मोर फोकस्ड होती हैं अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से. दूसरा, ऑलरेडी मूड स्विंग हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है. Nutrition, food and eating disorders during adolescence. Food and eating disorders become a focus during adolescence. The adolescent growth spurts require an increase in food, especially key nutrients such as calcium and iron. इस एज में वैसे तो आपकी पूरा जो पिछला लाइफ स्पेन गुजरा है और इस एज तक की वो लास्ट एज है जिसमें आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन ले लेंगे वो न्यूट्रिशन आपका थ्रू आउट द लाइफ काम आएगा. जैसे हम बात करते हैं 30s के बाद अगर आप दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसकी कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आपकी इस उम्र में आपके जो न्यूट्रिशन का इंटेक जितना अच्छा होगा वो आपकी बॉडी के लिए थ्रू आउट द लाइफ जो बची है आपकी उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा. द मेजर न्यूट्रिशनल issues for many teens eating a balance of appropriate food. Girls may become sensitive about weight, 60% trying to lose weight. 1 to 3% have eating disorders. वेट लूज करने के चक्कर में ईटिंग डिसऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं. न्यूट्रिशन, फूड एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में फिर हम आ जाता है ओबेसिटी इज अ कॉमन कंसर्न ड्यूरिंग एडोलेसेंस. The psychological consequences of adolescent obesity are severe since while body image is a key focus, potential health consequences of obesity are also of concern. Obesity basically concern होता है दोनों के लिए, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी. गर्ल्स इसको ज्यादा कीनली लेती हैं लेकिन इस एज में बॉयज भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से बहुत फोकस्ड होते हैं. जॉगिंग, वॉक और फिजिकल जिम एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है. न्यूट्रिशन, फूड एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स. अच्छा, अब ईटिंग डिसऑर्डर्स में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उसमें एक डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा. इज अ सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल रिफ्यूज टू ईट while denying that their behavior and appearances which may become skeletal are out of ordinary. जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले होते हैं ये लो वेट होते हैं, ठीक है, फियर ऑफ गेनिंग वेट. इनको
वेट गेन करने का डर होता है। बेसिकली वो नजर स्केलेटल बॉडी आ रहे होते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि उनकी जो बॉडी बेसिकली वो लो वेट है अगर, तो उनको लगा ऐसा रहा होता है कि मैं कुछ खा लूंगा या इस तरह की कोई चीज खा लूंगा जो मुझे नहीं खानी चाहिए, जो वेट गेन करती है, तो वो डिनायल दे रहे होते हैं। वो उनका फौरन वेट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर उसको मेंटेन, कैलोरीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी डिजायर होती है कि वो हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट रहें, तो वो फूड को डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खा सकता, इस टाइम मैं ये नहीं खा सकता। This disorder primarily affects white women. These women are often intelligent, successful and attractive. दूसरा जो है डिसऑर्डर वो है एनोरेक्सिया बुलिमिया, is a eating disorder characterized by binge on large quantity of food followed by purges of food through vomiting or the use of laxative. binges क्या होती हैं? binges होती हैं वो ईटिंग जो रेफर कर रही हो कम टाइम में ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड का इनटेक, इसको कहते हैं binges, ठीक है। और पर्जिंग होती है अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ फूड कंज्यूम, जो फूड उसने कंज्यूम किया है, अब वो किसी मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम हो गया है, तो अब उसको गेट रिड करना है किस तरह के, या तो वॉमिटिंग होगी या यूज ऑफ लेक्सेटिव होगा, ताकि वो फूड जो है किसी तरह से कंज्यूम हो जाए बॉडी में। अब उसको भारीपन सा हो रहा है, उसको कंज्यूम करना है, तो इस डिसऑर्डर को कहते हैं बुलिमिया। A chemical imbalance result from constant vomiting or diarrhea. This can have serious effect including heart failure. फिर इस फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम अब आ जाते हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कि एडोलेसेंस में किस तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। पीपल इन पाइगेट स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, अब इस स्टेज में जो 12 से 20 साल तक की एज है, ये है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें आप इंगेज होते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाले एरिया में। दे कैन थिंक इन टर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, इस एज में आप क्या सोच रहे होते हैं इन टर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं उनको डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी और डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ डील करना और हाइपोथेसिस जनरेट करना आ जाता है। Piaget's theory does not take into account accumulation of knowledge and expertise and the growth of metacognition. अब metacognition क्या होती है ये पहले बता दूं। Metacognition is awareness and understanding of one's own thought and processing. ये अवेयरनेस के आपके जो सोच है या आपके सामने वाले की जो सोच है उसको आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसकी अवेयरनेस आपको है। इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ये सब डेवलप हो जाता है। Piagets also paid little attention to individual differences between task variation and the role of situation. जिस तरह की अभी हमने बात की कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से डील करना आ जाता है, तो टास्क वेरिएशन, कोई भी टास्क डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हैं उसको अलग अलग तरीकों से पूरा किया जा सकता है और उसमें करने वाले का, उस सिचुएशन को डील करने वाले का रोल किस तरह का होना चाहिए। Vocabulary and other aspects of language development, especially those related to abstract thought. Adolescents enjoy wordplay and create their own dialect. Think abstractly, can take other perspective, can think about non-concrete things like faith, trust, belief and spirituality. इसमें हम जब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि आप जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के पर्सपेक्टिव को फोकस रख के भी, मतलब जब आप में मेटाकॉग्निशन आ गई है तो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को फोकस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। नॉन कॉन्क्रीट थिंग्स जो हैं आपकी, जो नजर नहीं आती,
जो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, आपके सामने कोई अपीयरेंस नहीं है, जैसे फेथ हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिलीफ हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, इन सब की टोटल अवेयरनेस डेवलप हो जाती है। एबिलिटी टू थिंक अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस and understanding of one's own thought processes, think about how they feel and what they are thinking, think about how they think they are perceived by others, they can develop strategies to improving their learning. ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके कि मेटाकॉग्निशन आ गई, दूसरों के बारे में फोकस्ड होना आ गया, दूसरों की थॉट्स को परसीव करना आ गया, ये सब डिस्कस हो चुका है। What influence affects school success? Self-efficacy beliefs. इस एज में जो स्कूल और कॉलेज का जो ट्रांजिशन आ रहा होता है वो किस तरह इफेक्ट कर रहा होता है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स, एकेडमिक मोटिवेशंस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, एथनिसिटी, peer influences and quantity of schooling affects adolescents एजुकेशनल अचीवमेंट। ये सारी चीजें एक साथ होके आपकी जो सक्सेस है उस पे और एजुकेशनल अचीवमेंट से उस पे फोकस कर उस पे इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। एक्टिव engagement in studies in an important factor in keeping adolescent in school. What factor affect educational and vocational planning and preparation? Student and parents self-efficacy beliefs. Gender stereotypes still have influence but less so than in the past. Gender stereotype, जैसे हमने पहले इससे पहले वाले जो मिडिल चाइल्डहुड था उसमें हमने जेंडर स्टीरियोटाइप डिस्कस किया था कि जेंडर स्टीरियोटाइप में किसी भी एक चीज को किसी भी एक जेंडर के हवाले से फिक्स कर देना, जैसे लड़कियां पढ़ने में इस एज में ज्यादा अच्छी होती है या लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं, लड़कियों की पोजीशन ज्यादा आती है या लड़कों की पोजीशन ज्यादा आ रही है, ये सब फोकस कर देना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप एजुकेशन के हवाले से हो जाता है। About 37% of high school graduates do not immediately go to the college. These students can benefit from vocational training. जो 37% जो है हाई स्कूल ग्रेजुएट जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस है उस पर डिपेंड करता है। Part-time work seems to have both positive and negative effects on educational, social and occupational development. Part-time work जो होता है वो both gender पे equally कर रहा होता है इफेक्ट, कि वो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का काम वो कर रहा है और उस काम की वजह से किस तरह की इन्फ्लुएंसेस उस पे आ रहे हैं। फिर हम आ गए साइको सोशल डेवलपमेंट में। साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है स्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी। स्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी में है एरिक्सन, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी फ्यूजन, integrates opinion of other into likes, dislikes, needs, interaction with diverse other for this to occur, outcome to clear sense of value, belief, occupational goal and relationship expectations, secure identities, know where they fit. Identity versus role confusion. एडोलेसेंट्स 12 से 18 साल, जैसे मैंने कहा कि हर किसी का अलग लिटरेचर के हवाले से अलग डिस्क्रिप्शन है। एडोलेसेंस द स्टेज इन विच बी नीदर अ चाइल्ड नॉर अ अडल्ट। रोल कंफ्यूजन होता है कि आप बचपन में भी नहीं है और जवानी में भी नहीं है। जो ये ट्रांजिशन स्टेज होता है आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको किस तरह का बिहेवियर देना है सामने वाले को। Begin to look at the future in terms of career, relationship, family, housing. इस एज में आप young people struggles to belong and to be accepted and affirmed, can also develop strong devotion to friends and cause. इस एज में जो है आप फ्यूचर के को देखना शुरू करते हैं, अपना कैरियर, कि आपको किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस तरह के रिलेशनशिप और आपकी फैमिली किस तरह की है, आपका घर किस जगह पे है, इस पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर जाते हैं। Adolescence, identity versus role confusion, identity crisis. आइडेंटिटी क्राइसिस हमने एक दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टास्क फीलिंग में अगर कोई क्राइसिस
रह जाता है तो वो आपका थ्रू आउट लाइफ वो कंफ्यूजन दिमाग में रहता है। अब इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं क्या हूँ, मैं किस ग्रुप किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किस जेनेट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ। ये है आपकी रोल कंफ्यूजन। अब हम ऑटोनॉमी एस्टैब्लिशिंग ऑटोनॉमी में आ जाते हैं। बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्निंग विद इन रिलेशनशिप, मेक एंड फॉलो थ्रू विद डिसीजन, लाइफ विद ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल। अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे होते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। इस वक्त वो होते हैं अपने प्रिंसिपल्स जनरेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो ऑटोनॉमी में। लेस इमोशनली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स पे इमोशनली डिपेंड नहीं करते इस एज में। जब हम इंटीमेसी की बात करें कि एस्टैब्लिशिंग इंटीमेसी, तो इंटीमेसी होती क्या है? इंटीमेसी होती है आपकी क्लोज फैमिलियरिटी और फ्रेंडशिप, क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है, आपका फ्रेंड्स से क्लोज रिलेशनशिप, या हस्बैंड एंड वाइफ का, या बॉयज और गर्ल्स का किसी भी एक रिलेशन के हवाले से बहुत फैमिलियरिटीज वाला रिलेशनशिप। Learn intimacy and sex not same thing. Develop close, open, honest, caring and trusting relationship. Learn to begin, maintain and terminate relationship. Practical social skills and become intimate from friends. अब how do these changes affect teens? ये जो चेंजेस हुई आपकी साइको सोशल फिजिकल और कॉग्निटिव, ये टीन्स पे किस तरह इफेक्ट करती हैं? मोर टाइम, ये दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सेक्सुअलिटी के हवाले से इनके ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जब आपका जेंडर डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं तो अपने कमरे के दरवाजे को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने हवाले से, इन्वॉल्व इन मल्टीपल हॉबीज, more argumentative, interact with parents as people. ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मतलब इनके ज्यादा हाइपोथेटिकल व्यूज होते हैं, इसलिए ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। मल्टीपल हॉबीज में काम कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह की हॉबीज होती हैं। और जिस तरह लोग अपने पेरेंट्स उनके वालिदैन से बात कर रहे होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस और रिलेशनशिप ये लोग डेवलप कर रहे होते हैं। लास्ट स्लाइड्स थी, तो हमारा एडोलेसेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है।